हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू दी चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन जो आज हम लेके आए आप लोगों के लिए वो बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके वाइवा में पूछे जाते हैं और कभी कभी एग्जाम में भी शॉर्ट में आ जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है सेंट्रल बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट मैनेज अ कंट्रीज करेंसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। सेंट्रल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कंट्री के करेंसी को और मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है, जो कब बने थे? तो ये 11 दिसंबर 2024 में बने थे। इसके पहले शक्तिकांत दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज अ सेंट्रल बैंक डील विथ पब्लिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो, सेंट्रल बैंक डू नॉट डील विथ डायरेक्टली विथ द पब्लिक। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है वो डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट करेंसी नोट डज आरबीआई प्रिंट। इसमें से कौन सा करेंसी नोट है जो आरबीआई प्रिंट करती है? तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि आरबीआई जो है वो 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100, 200, 500 एंड 2000 के नोट को प्रिंट करती है। आरबीआई जो है वो 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के नोट भी प्रिंट करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के नोट हैं वो ट्रेंडिंग में नहीं है, वो अभी भी चलन में है। उनको चलन से बाहर नहीं किया गया है, बस ये प्रिंट नहीं होते हैं। जो पहले के प्रिंट नोट हैं वो अभी चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट इंक्लूडिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो CRR जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, लिक्विडिटी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको SLR बोलते हैं शॉर्ट में, क्रेडिट क्रिएशन या फिर क्रेडिट रॉसनिंग बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट एक्शन या फिर मोरल सेशन। इन सारे तरीकों से जो रिजर्व बैंक है वो आप क्रेडिट को मैनेज करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फिजिकल डिफिसिट शोज। जो फिजिकल डिफिसिट है वो क्या शो करती है? तो आंसर हो जाएगा अ फिजिकल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि जो फिजिकल डिफिसिट है वो गवर्नमेंट के टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का क्या होती है? डिफरेंस होती है कि गवर्नमेंट के ऊपर कितने खर्चे हैं और गवर्नमेंट की कितनी इनकम है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वही फिजिकल डिफिसिट कहलाती है। अगर मान लीजिए कि रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिजिकल डिफिसिट आ जाएगी कि आपके पास इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डिफिसिट होना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो इसमें बता रहा है, पहला एलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को एलोकेट करना। सेकेंड है रिड्यूस इनक्वालिटी, इनक्वालिटी को कम करना। क्रिएट जॉब यानी कि रोजगार के अवसर क्रिएट करना। फोर्थ है आपका मैनेज पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक इंटरप्राइज को मैनेज करना। फिफ्थ है कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री का उसमें कंट्रीब्यूट करना। सिक्स है अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना। और लास्ट है आपका रीएलोकेट एसेट, यानी जो एसेट है उनको रीएलोकेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द बेसिक टूल ऑफ बजट। बजट का बेसिक टूल क्या होता है? तो इसमें बता रहा है द बेसिक टूल ऑफ बजटिंग इंक्लूड बजटिंग ऐप, कोई भी बजटिंग ऐप हो सकती है, गुड बजट, मिंट एंड एवरी डॉलर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हेल्प करती हैं गुड बजट को क्रिएट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बीओपी। बीओपी अकाउंट क्या है? तो आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर भी है बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, तो उसमें आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे इसके डेफिनेशन को पूछ रहा है। तो यहाँ कह रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज़ अ स्टैटिकल रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि जो बीओपी होता है वो एक ऐसा स्टैटिकल रिकॉर्ड वाला अकाउंट होता है जिसमें जो आपकी कंट्री का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि आपकी जो कंट्री है वो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यानी पूरी दुनिया से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करती है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो एक ऐसा स्टैटिकल अकाउंट है जिसमें आपकी जो कंट्री है वो पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जितने भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन करती है
उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बीओपी, यानी कि बीओपी के करंट अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो देख लेते हैं इसको भी। यहाँ कह रहा है द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज मेड ऑफ 4 कंपोनेंट, यानी कि जो बीओपी का करंट अकाउंट होता है वो 4 कंपोनेंट से बना होता है। सबसे पहला है गुड्स, दूसरा है सर्विस, तीसरा है इनकम और चौथा है करंट ट्रांसफ़र। इन 4 कंपोनेंट से करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बना होता है बीओपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज अ बीओपी ऑलवेज बैलेंस, क्या जो बीओपी होता है हमेशा बैलेंस में होता है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी अप्स डाउन भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी यही बताई जाती है कि ये हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होगा तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, येस अ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस इन अकॉर्डिंग टर्म्स बिकॉज ऑफ द डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है। तो यहाँ भी जो इसका बैलेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, यानी कि इसका जो आपने पढ़ा होगा ना कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, तो यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि बैलेंस्ड होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड ऑफ बीओपी। अब इसमें नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे आई क्या कि जो बीओपी है उसमें क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्या है। तो आंसर देख लीजिए, आंसर बता रहा है आपका द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड रिसिप्ट वाइल द डेबिट साइड रिकॉर्ड पेमेंट, यानी कि जो क्रेडिट साइड है बीओपी का उसमें सारे रिसिप्ट को रिकॉर्ड किया जाता है कि क्या क्या हमें प्राप्त हुए, कौन कौन सी इनकम हमें प्राप्त हुई। और डेबिट साइड में वो सारे जितने भी आपने पेमेंट किए हैं, कहाँ कहाँ आपने किस किस कंट्री को कितना पेमेंट किया, ये सारी चीज़ें आपको डेबिट साइड में दिखाई जाती हैं। ठीक है, डिटेल में भी यहाँ दिया हुआ है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड रिसिप्ट सच एज आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस और एसेट, और नेक्स्ट दिया डेबिट साइड में रिकॉर्ड पेमेंट सच एज इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस और एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या है। तो यहाँ बताया नेशनल इनकम इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे हमारे देश में कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट, अगर आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए, क्योंकि कोल्ड सफ़र करने की वजह से आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। तो यहाँ बता रहा है डोमेस्टिक इनकम इज़ द टोटल इनकम अर्न बाय पीपल एंड बिजनेस विद इन अ कंट्री बॉर्डर, यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम होता है वो हमारे कंट्री के अंदर, जो भी हमारा देश है, जो भी हमारी कंट्री है उसके बॉर्डर के अंदर अगर हम कोई इनकम जनरेट करते हैं या अर्न करते हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ अ रियल नेशनल इनकम, रियल नेशनल इनकम क्या होता है। तो यहाँ पे एक लाइन का आंसर है इसका, रियल नेशनल इनकम इज़ अ कंट्रीज टोटल इनकम एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन, यानी कि रियल नेशनल इनकम वो होता है जो कंट्री का टोटल इनकम होता है जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करता है मतलब समायोजित करता है। अब थोड़े से क्वेश्चन हमने लिए हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी, जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बहुत ही ईजी भी होते हैं ये, लेकिन आपका ध्यान यहाँ नहीं जाता है। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ पावर्टी, पावर्टी क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पावर्टी इज़ अबाउट नॉट हैविंग एनफ मनी टू मीट बेसिक नीड इंक्लूडिंग फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर, यानी पावर्टी हम कह सकते हैं कि इतना एनफ पैसा ना होना जिससे कि हम अपना बेसिक नीड को भी पूरा कर सकें। अगर किसी को अपना बेसिक नीड पूरा करने के भी पैसे नहीं हैं तो वो गरीब कहलाएगा। और बेसिक नीड आपको जाहिर सी बात है पता है, फूड क्लॉथिंग एंड शेल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एब्सोलूट पावर्टी, एब्सोलूट पावर्टी क्या है। तो इसका आंसर है एब्सोलूट पावर्टी रेफर्स टू व्हेन अ पर्सन और हाउस होल्ड डज नॉट हैव द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम नीडेड टू मीट द मिनिमम लिविंग रिक्वायरमेंट नीडेड ओवर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम पे जो भी रिक्वायरमेंट होती है एक पीपल की इंडिविजुअल की, उतना भी अमाउंट आप अर्न नहीं कर पा रहे, यानी एक परिवार उतना अमाउंट भी अर्न नहीं कर पा रहे कि वो अपने बेसिक नीड को पूरा कर सके, बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। ठीक है, उस कंडीशन को बोलते हैं एब्सोलूट पावर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डेटा ऑन पावर्टी, देश में हमारी गरीबी है, ठीक है, पर इस बात को हम पता कैसे लगाते हैं, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है
जो ये डाटा कलेक्ट करता है कि पॉवर्टी है तो कहाँ है और कितनी है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NSSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है पॉवर्टी से जुड़ा हुआ सारे डाटा को कलेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज MPCE स्टैंड फॉर। MPCE से आप क्या समझते हैं? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, यानी कि बेरोजगारी क्या है, उसको डिफाइन करना है। तो 2 लाइन में आप बेरोजगारी को डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट अ जॉब बट एक्टिवली लुकिंग फॉर वर्क। यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आपको जॉब नहीं मिली है लेकिन आप जॉब की तलाश में हैं, यानी कोई जॉब की तलाश में है पर उसको जॉब नहीं मिल रहा है, ये क्या है, ये बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होती है, जिसको हम WPR भी कहते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे बता रहा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड। यानी कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो ये परसेंटेज बताता है कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉयड है, यानी कि रोजगार में है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के लिए क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल के थ्रू XYZ का, कि इतने लोग 4 पर डे 4 आवर्स काम करते हैं, ठीक, लेकिन क्या इनको हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं कि नहीं। अब मान लो कि 24 घंटे हैं, उसमें 8 घंटे आप वर्किंग डे होते हैं, उसमें भी आप 4 घंटे काम कर रहे हो, लेकिन आपके पास इफिशियंसी है कि 4 घंटे और काम कर सकते हो, पर आपको 4 ही घंटे काम मिल रहा है, तो क्या ये अनएम्प्लॉयमेंट है या नहीं है? तो ऑब्वियसली ये अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप अभी भी आपकी विलिंगनेस है कि आप काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो आंसर देख लेते हैं। द इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स इज व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ वर्क फोर्स इज द इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज रिलेटिवली द टोटल वर्क फोर्स। यानी कि इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर का मतलब तब होता है जब जो वर्कर का प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है, वो इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा बढ़ने लगता है, यानी कि फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा इनफॉर्मल में जब वर्कर बढ़ने लगते हैं तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और ये कब होता है, तो यहाँ पे आगे बता रहा है दिस कैन लीड टू डिक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यानी कि ये तब स्टार्ट होता है जब एम्प्लॉयमेंट जो होती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो कम होने लगती है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है। तो ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। नीचे के 2 क्वेश्चन है, आप खुद से पढ़ लें।